हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज स्टार्ट करेंगे लेसन 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ ही साथ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। चलिए बगैर टाइम वेस्ट करें हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए बोहर जो था, बोहर ने अपना एक बहुत ही बढ़िया मॉडल दिया। और मॉडल किस चीज के लिए? एटम के लिए। एक्चुअल में इसका जो मॉडल था वो जनरली एप्लीकेबल हुआ प्रॉपरली हाइड्रोजन एटम के लिए। ये प्रॉपरली जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है हाइड्रोजन के लिए दे रहा है, हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। यानी बेसिकली ये मॉडल इसके लिए काम कर रहा है, हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रम। बाकी हर एक के ऊपर जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं तो वहां पे इतना स्ट्रांगली हर चीज का आंसर नहीं दे पा रहा है जितना हाइड्रोजन एटम के लिए वो हर चीज बता पा रहा है। देखिए क्या कहता है बोहर्स मॉडल। देखिए बोहर्स मॉडल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये आपका घर है और ये घर के सराउंडिंग में आपके गलियां हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका घर है वो तो ऑब्वियस सी बात है इन गलियों के लिए क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रिक ही रहने वाला है। इन गलियां, ये जो गलियां आपकी बनी हुई हैं इनके लिए आपका घर जो है वो क्या रहने वाला है? कॉन्सेंट्रिक ही रहने वाला है। अब अगर ये कॉन्सेंट्रिक ही रहेगा तो इसने कुछ कॉन्सेंट्रिक लाइंस की बात करी जो एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मिलते हैं, जिनको इसने नाम दिया के एल एम एन, इस तरह से नाम दिया। कहता कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में कुछ सर्टेन सर्कुलर पाथ्स हैं और उन पाथ्स को आप क्या नाम देते हैं? शेल्स। व्हाट वी कॉल देम? शेल्स। या फिर क्या नाम देंगे आप? ऑर्बिट्स। क्या नाम देंगे? ऑर्बिट्स। या तो आप उनका नाम देंगे शेल्स या फिर क्या नाम देंगे? ऑर्बिट्स। अब हर आगे ये पॉइंट क्या बोलता है कि जब तक एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल क्या, आप एक गली के अंदर ही घूम ही जा रहे हैं घर के सराउंडिंग में, तो कोई इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा है एनर्जी का। आप इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई एनर्जी का एक्सपेंस नहीं आ रहा है। तो या क्या कहता है पॉइंट नंबर 2 में, ना तो एनर्जी लूज होगी और ना ही एनर्जी गेन होगी जब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल के अंदर मूव कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर उसने शेल और ऑर्बिट की बात कर दी, सेकंड के अंदर उसने एनर्जी की बात कर दी कि भाई जो एनर्जी है वो फिक्स है। एनर्जी जब तक उसी शेल में है एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन जब वो अपनी शेल से जंप करेगा, जब वो अपनी शेल से जंप करेगा, मान लीजिए के शेल से वो कहां जा रहा है? एल शेल के अंदर जंप कर रहा है। जब वो जंप कर रहा है कहां पे? के से कहां जाने लग रहा है? एल में जाने लग रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी है। यानी एनर्जी एब्जॉर्ब कब करनी है? जब इलेक्ट्रॉन को दूर जाना है। ये ऐसे कंसेप्ट ले लीजिए, आपकी पॉकेट में सिर्फ 10 रुपए, आप कितनी दूर तक जा पाएंगे? थोड़ी दूर तक। लेकिन वहीं 10 रुपए की जगह 10 करोड़ रुपए आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है उस 10 करोड़ रुपए को लेके आप घर से दूर भाग जाएंगे। ऑब्वियसली मतलब कहीं घूमने निकल जाओगे कि यार 10 करोड़ से चलो कहीं घूम के आते हैं, है ना। यानी पॉइंट क्या है कि जितनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब जितनी दूर आप घर से जाएंगे उतनी एनर्जी को क्या करेंगे? आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उतने पैसा आपके पास क्या है? ज्यादा होता चला जा रहा है। इसका मतलब तो यही है, ये जितना पैसा है आप उतनी दूर जाने लग रहे हो। और जब दूर से वापस आओगे पास में तो ऑब्वियसली आप उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। एनर्जी को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। यानी एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी? जब आप एनर्जी अब फार जा रहे हो। और एनर्जी लूज कब होगी? जब आप पास में आने लग रहे हैं। मान लीजिए पहले एनर्जी क्या थी? E1 थी और बाद में एनर्जी क्या हो गई? E2 हो गई। तो E2 से E1 का हमारे पास कुछ एनर्जी का चेंज आया? बिल्कुल आया। तो जो एनर्जी का चेंज आया, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो E2 माइनस में E1 इज इक्वल टू एच न्यू। यानी E2 माइनस E1 अपॉन में H अगर मैं करूं तो मेरे पास न्यू आ गया। न्यू का मतलब क्या है? मेरा फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो एनर्जी का चेंज आया है, इस एनर्जी के चेंज से आप फ्रीक्वेंसी को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना। लेकिन खास बात क्या याद रखनी है, जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब पास आने लग रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। और एनर्जी चेंज होते वक्त कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उस चीज को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप व्यूअर्स ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई है। अब इसके बाद वो चलता है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है यार देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट नंबर जो है वो रास्ते हैं, इंफिनिटी तक है नंबर। लेकिन क्या आप हर एक रास्ते पे घूम सकते हो? नहीं। आप सिर्फ उसी रास्ते पे घूमोगे जो आपके लिए सेफ है। और आप सिर्फ सेफ कौन सा है? जिसके ऊपर हम लोग को लगता है कि एनर्जी का चेंज हमारा ज्यादा नहीं आ रहा है।
लेकिन वो कौन से रास्ते हैं, उसके लिए बोहर बोलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं रास्तों पे मिलेगा जिनके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस की जो वैल्यू है वो NH अपॉन में क्या है 2 पाई। यहां पे m का मतलब क्या है मास, v का मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r का मतलब है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, देखिए जब कोई चीज रोटेट करती है, घूमती है, तो उसके लिए वर्ड आता है एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई चीज सीधी जा रही है तो उसके लिए वर्ड आता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, NH अपॉन में मेरे पास में क्या आएगा 2 पाई के इक्वल। यानी सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल पाएंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है, NH अपॉन में 2 पाई, यानी mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हम देखिए जिस एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं उस एनर्जी को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए बोहर क्या कह रहे हैं एनर्जी के बारे में, देखिए। अब ये चीज तो हमारी समझ में आ गई है कि भाई ये हमारी n की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है 1, यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है 2, यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है 3, यहाँ n की वैल्यू आ रही है 4 और इंफिनिटी तक ये चला जाएगा। लेकिन अभी बात करें एनर्जी, जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, लेकिन इसकी जो बोहर की डेरिवेशन करने के बाद में किसी भी nth लेवल के लिए, किसी भी nth लेवल के लिए जो मेरे पास में एनर्जी आने लग रही है उसका फॉर्मूला जो बच के आएगा 2 पाई स्क्वायर e की पावर 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। जब मैं इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करता हूं तो मैं आराम से बाकी सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इन सारी वैल्यूज, मतलब यहां देखिए n का मतलब है कौन सा ऑर्बिट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट है। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन अगर हम h की बात करें तो h क्या चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या चीज आ गई, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है। मास का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14 या 22/7, आप जितना भी लेना चाहें, ठीक है। तो और E nth का मतलब है हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। जब मैं इन सारी की सारी वैल्यूज को यूज करके आगे पुट करता हूं तो मेरे पास में जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों ने तभी यूज करना है जब आपका आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में। यानी आपने इस फॉर्मूले को तभी यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो जो यहाँ पे टोटल एनर्जी हम nth से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये लीजिए जो nth है उसके लिए -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। लेकिन अब जो यूनिट आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर, आपकी यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यूज करूं -21.8 इंटू n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और यहां पे मैं कर रहा हूं 10⁻⁻11, तो सॉरी -12, तो मेरा जो आंसर आएगा वो अर्ग पर एटम के अंदर मेरा आंसर आएगा। तो यानी अलग अलग यूनिट्स आ गई मेरे पास में, और अलग अलग यूनिट्स में मुझे किस तरह से इसको यूज करना है, आई होप ये भी आप सबको क्लैरिफाई हो गया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पहले यहां वाले लेवल की। जब इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट लेवल के अंदर ही है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में है तो जो फर्स्ट लेवल पे मैं एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो फर्स्ट लेवल पे एनर्जी मेरे पास आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के।
क्योंकि अपॉन में आप जब करेंगे E माइनस में 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली मेरे पास यही वैल्यू बनती है फर्स्ट लेवल की। लेकिन जब इसी चीज को मैं सेकेंड लेवल के ऊपर लेके जा रहा हूं E सेकेंड, तो माइनस में 13.6 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 ही है, क्योंकि Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा मेरे पास में माइनस में 13.6 अपॉन में 4, अब कितनी वैल्यू बनती है 3.4 माइनस में, यानी सेकेंड लेवल पे अब आप खुद देखिए, फर्स्ट लेवल पे एनर्जी माइनस 13.6 और सेकेंड लेवल पे आपके पास आ रही है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी भाई एनर्जी तो चेंज हो गई है। कितनी एनर्जी चेंज हुई है माइनस 3.4, सॉरी आपकी पहले इनिशियल एनर्जी जो एनर्जी आ रही है वो बनी आपके माइनस 3.4 और यहाँ आ रही है आपके पास 13.6, तो आप खुद देखिए यहाँ पे अराउंड 10.2 का एनर्जी का गेन हुआ है। अगर आप देखें एनर्जी कितनी हुई है, एनर्जी बढ़ गई क्योंकि आगे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन में वैल्यू कम हो रही है। अगर आप जाते हैं थर्ड लेवल पे तो माइनस 13.6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन में 9 और आंसर जो आ गया आपका 1.5 मोटा मोटा मान लीजिए, ठीक है 1.52 मान लीजिए, तो ये आ गया माइनस में 1.52। अब आप खुद देखिए क्या एनर्जी, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं एनर्जी आप खुद चेक कीजिए क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एनर्जी किस तरह से चेंज आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग रेडियस की। जब रेडियस की बात कर रहे हैं तो देखिए आई होप एनर्जी वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो रेडियस वाले कंसेप्ट के अंदर क्या करना है, देखिए यहां इसको लिख लेते हैं। जब रेडियस का केस आएगा तो रेडियस के केस में हमारे पास में एनर्जी से थोड़ा सा ऑपोजिट बन जाएगा। क्या बनेगा, n का स्क्वायर अपॉन में h का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर e की पावर 2 m इंटू z स्क्वायर, m इंटू में z स्क्वायर, सॉरी z अकेला है, ठीक है, m इंटू में z मेरे पास में बच जाएगा। अल्टीमेटली जो इक्वेशन में वैल्यू बचेगी, जब मैं इन सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूं यहां से उठा के, तो मेरे पास में जो r nth यहां पे आएगा वो क्या बचा 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z, लेकिन आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। आंसर आप पिकोमीटर में भी निकाल सकते हैं, क्या बनेगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन z, लेकिन अब आंसर क्या आएगा पिकोमीटर का। अब बात करें अगर फर्स्ट रेडियस की, तो देखिए जो फर्स्ट हमारे पास में रेडियस है, तो रेडियस फर्स्ट में 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया सीधा सीधा। फर्स्ट के लिए देखिए 0.529 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में 1, आंसर क्या आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब बात कर रहे हैं सेकंड शेल की, तो देखिए सेकंड शेल के अंदर केस में क्या रहा है 0.529 इंटू में 2 का स्क्वायर अपॉन में z की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। तो सेकंड के केस में अगर मैं देखूं तो 0.529 इंटू में 2 का होल स्क्वायर कितना बन गया 4। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2.116 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो वैल्यू सेकंड में आ गई हमारे पास में 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब आपको देखिए जैसे जैसे मैं शेल्स को बढ़ा रहा हूं रेडियस की वैल्यू भी क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। जो रेडियस है अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या होने लग रही है, वहां पे इंक्रीज होने लग रही है।
अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तब उसकी स्पीड के अंदर क्या चेंजेस आने लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड के लिए जो मेरे पास में फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी 2 पाई जेड ई की पावर 2 अपॉन में n इंटू में h। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली आफ्टर डेरिवेशन ये मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। और जब मैं इसकी सारी की सारी वैल्यूज को पुट करने लग रहा हूं, तो सारी वैल्यूज को पुट करके मेरे पास बचा 2.188 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इंटू में z अपॉन में n। आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो और आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। सॉरी 18 नहीं 8, क्योंकि 18 तो एनर्जी वाले में आता है 8। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। अब आप खुद देखिए, जब यहां फर्स्ट शेल में है तो जो आंसर है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का आंसर मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट शेल के अंदर 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। काफी तेज है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे वो बाहर वाली शेल में शिफ्ट हुआ, तो बाहर वाली शेल के अंदर मतलब सेकंड के अंदर जब मैं सेकंड की वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो 2.188 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन में क्या आ गया 2। तो आंसर मेरे पास आया 1.094 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो गई है, कम। यानी घर में जितना ज्यादा तेज आप घूम पाते हो, बाहर जाके दोस्तों के साथ आप उतना तेज घूम पाओगे, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि आप कंसेप्ट है, घर से जितना दूर जाओगे उतनी आपकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस का कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, हर चीज के कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, कुछ बुरे पॉइंट होते हैं, ठीक है। यानी कुछ हर थ्योरी की, हर मॉडल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हर मॉडल के कुछ ना कुछ सक्सेस और गुड पॉइंट्स भी होते हैं साथ ही। तो हम पहले आप इसके सक्सेसेस करेंगे और इसके गुड पॉइंट्स को देखते हैं कि किस तरह से इस थ्योरी ने इतनी सक्सेस, अब बहुत थ्योरी ने गेन करे, लेकिन पहले उसके अच्छे पॉइंट थे क्या, पहले उस चीज को देखते हैं। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले हम सक्सेस देखते हैं, सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल। देखिए, सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल के अंदर सबसे पहला, बोहर मॉडल उस टाइम पे एक ऐसा मॉडल था जिसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात की, एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की। उसने स्पेक्ट्रा के बारे में बात की, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, इनके बारे में बात की। हाइड्रोजन, साथ ही साथ बोहर ने यह भी बताया कि एनर्जी के बारे में कंसेप्ट दिया कि एनर्जी किस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरह से एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताया। यानी काफी अच्छे पॉइंट्स थे जो इसने बताया साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद इसने सबसे अच्छा काम किया कि भाई रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो था, रिडबर्ग्स फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी बताया था, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को एनर्जी के अंदर भी चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला को how we can use it empirically, हम इसको एम्पिरिकली किस तरह से यूज करेंगे, इस चीज के बारे में बताया। किसने? बोहर की थ्योरी ने। लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हम देखते हैं। लिमिटेशंस कि बोहर की थ्योरी की क्या लिमिटेशंस आई। सक्सेस तो हम लोग को पता है, लेकिन अब देखिए लिमिटेशंस। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, तो लिमिटेशंस के अंदर सबसे पहले इसने ये तो बता दिया कि हाँ भाई स्पेक्ट्रा बना किसका, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट का, बट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ elements having more than one electron, जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है
उनके अंदर स्पेक्ट्रा कैसे बनने लग रहा है ये नहीं बता पा रहा है। फिर अगर याद हो स्पेक्ट्रा के अंदर कल भी मैंने बताया था कुछ एक फाइनल लाइंस आई थी, ट्रिपलेट बना, डबलेट बना, कुछ इस तरह से बनते हैं सिंगलेट, तो वो ये भी बताना, ये वो नहीं बता पाया, फेल टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड डबलेट्स ट्रिपलेट्स इन स्पेक्ट्रा, कि किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर डबलेट्स क्यों बन रहे हैं, किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर ट्रिपलेट्स क्यों बनने लग रहे हैं, इन सारी चीजों को बताने में भी वो क्या हो गया, वहां पे फेल हो गया। बात करें अगर थर्ड पॉइंट के अंदर, तो थर्ड पॉइंट में चलो यहाँ वो फेल हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां पे वो फेल हुआ कि वो ये नहीं बता पा रहा है कि जो स्पेक्ट्रा बना, स्पेक्ट्रा के ऊपर अगर याद हो कल भी इस चीज को मैंने लास्ट उसमें बताया था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड डालने लग रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रा है इट गेट चेंज, स्पेक्ट्रा का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, स्पेक्ट्रा का जो पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। जब स्पेक्ट्रा पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इसे नाम देते हैं हम ज़ीमैन इफेक्ट। क्या नाम देते हैं हम, ज़ीमैन इफेक्ट। तो जो बोहर था फेल टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट, यानी जो बोहर था वो ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के अंदर भी क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन बात करें वो तो चलो ज़ीमैन इफेक्ट में तो फेल हुआ ही हुआ, अब किसी भी स्पेक्ट्रा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, इसको नाम दिया जाता है, इसको कोलैबोरेटिवली स्टार्क इफेक्ट। क्या नाम देते हैं यहाँ पे, स्टार्क इफेक्ट। तो जो हमारे पास में बोहर की थ्योरी है कि फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, यानी कि इसकी थ्योरी में काफी ज्यादा जो पॉइंट्स थे वो क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। फिर कहीं पे भी इसने अपनी थ्योरी के अंदर कहीं पे भी अपनी थ्योरी में शेप के बारे में बात नहीं करी है ना। तो पॉइंट नंबर 5, फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यहाँ के पे भी बोहर क्या हो गया, फेल हो गया। अब अगर देखें तो ठीक है, सक्सेस भी थे भाई, स्टेबिलिटी के बारे में बताया, साथ ही साथ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जो है वो उसके स्पेक्ट्रा के बारे में बता रहे हैं, एनर्जी और रेडियस के बारे में बता रहे हैं, ऑर्बिट की एनर्जी जो है, रेडियस जो है, साथ ही साथ वेलोसिटी के बारे में बताया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो इट वाज नॉट द एक्यूरेट वन बट एटलीस्ट ही गिव द ट्राई ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया, वहां पर रिडबर्ग फॉर्मूले को कैसे एम्पिरिकली यूज करना है ये बताया, लेकिन खामियां फिर भी निकल के आई और वो क्या थे, लिमिटेशंस उसके। तो फेल हो गया किसमें, स्पेक्ट्रा, एक से ज्यादा एलिमेंट के या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट्स में थे उनके अंदर फेल हुआ, उनका स्पेक्ट्रा कैसे बन रहा है। फिर ये नहीं बता पा रहा है कि डबलेट्स क्यों बन रहे हैं किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर, ट्रिपलेट क्यों बनने लग रहे हैं किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर, ये नहीं बता पा रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रा को किस तरह से चेंज कर रही है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट को वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उसी टाइम पे जब स्पेक्ट्रा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डालने लग रहे हैं, स्टार्क इफेक्ट वहां पे जो आने लग रहा है, उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल की शेप है, जो मॉलिक्यूल जो बनने लग रहे हैं, जब एटम्स ज्वाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बनने लग रहे हैं, तो उसकी शेप जो है वो किस तरह से आने लग रही है, क्यों आने लग रही है, उन सारे चेंजेस को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखिए बच्चों, अब बोहर्स मॉडल को समझने के बाद में स्टार्ट करते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल से। देखिए कैलकुलेट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या दे रहा है, 1, ऑफ हीलियम पॉजिटिव, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, लेकिन हीलियम पॉजिटिव आने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वो रह गए 1। और क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, हम लोग को रेडियस को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, RNF क्या फॉर्मूला था, 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z, इंटू में n स्क्वायर अपॉन में क्या था z, तो क्या आ गया 0.529 इंटू में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी है, तो 1 का स्क्वायर
ठीक है, अपॉन में z, एटॉमिक नंबर क्या आएगा 2, यहाँ पे 2। तो यहां से देखो कितना इजीली आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, यानी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहां से जो वैल्यू आने लग रही है हमारे पास में 2 से डिवाइड कर दो, 0.2645 एंगस्ट्रॉम, दैट्स इट। देखिए कितना कितना इजी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, फिर देखिए रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन, फोर्थ ऑर्बिट का इतना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी इन दिस ऑर्बिट। देखिए इस बार रेडियस की वैल्यू दे रहे हैं तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, रेडियस फोर्थ ऑर्बिट का 0.85 इंटू 10⁻⁻⁻1 कर लेते हैं ताकि हमारा नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम के अंदर चला जाए जो वैल्यू है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नाउ इट बिकम्स एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के लिए क्या फॉर्मूला है, 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z। ठीक है, तो 0.85 इंटू में 10 इज इक्वल टू 0.529 इंटू में, पहले मुझे n की वैल्यू को निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं z से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट है इसलिए 1, तो 0.529 से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने के बाद में जो मेरे पास में आंसर आ जाएगा वो करीब करीब, मोटा मोटा देख लेते हैं कितना बनता है, 0 पॉइंट में सॉरी ये आ गया मेरे पास में, मल्टीप्लाई करके 1.6 के अराउंड आएगा इंटू 10, ये आ गया n, तो ये बन गया 16 मान लेते हैं n के स्क्वायर, यानी n की वैल्यू क्या रही है, फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में क्या आएगा 2 पाई। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी मुझे निकालनी है और रेडियस की वैल्यू मेरी कितनी है, 0.85 इंटू 10⁻⁻9। देखिए मैंने पहले बताया 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻�9 मीटर, तो मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, n की वैल्यू 1 है क्योंकि ऑर्बिट जो है नहीं 4 रहेगी, फोर्थ ऑर्बिट है, n की वैल्यू 4, h की वैल्यू क्या रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या आ गई 3.14, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 3.14। तो आप यहाँ से इजीली वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ उधर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप उठा के इसको रख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, तो यहाँ से इससे डिवाइड करना पड़ेगा और इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। समहाउ आई एम राइटिंग द आंसर 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको पेज पे कैलकुलेट करके पहले यहाँ पे लिख दिया था। आगे देखिए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस, यानी इतनी एनर्जी है आपके पास। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी है। देखिए ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, एनर्जी जो एसोसिएटेड है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दे रखी है और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालनी है, तो बड़ा सिंपल सा ये तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। तो क्या है फॉर्मूला, ई एन एथ इज इक्वल टू माइनस में 2.17 इंटू 10⁻18 इंटू में z का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर, दिस वन इज द फॉर्मूला। तो माइनस 2.17 इंटू 10⁻⁻18 और z अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑर्बिट और किसका है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास में 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि फिफ्थ हम लोग की ऑर्बिट की बात हो रही है। तो यहाँ जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में 8.4 के आसपास जो है वो वैल्यू आएगी इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। माइनस नहीं 2025 नहीं 20 जाएगा, 20 जूल पर एटम। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई है कि किस तरह से मैंने इन तीनों न्यूमेरिकल को किया। अब देखते हैं अगले सेट ऑफ न्यूमेरिकल के ऊपर कि उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.4 है, इससे स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के साथ में। देखिए एक बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, हमें एनर्जी चाहिए, यानी एनर्जी को क्या करेगा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है
तो ऑब्वियसली जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, है ना। तो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला था ई एन एथ का, वो क्या फॉर्मूला है, माइनस में 2.18 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 18 इंटू में क्या आ रहा है जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है एन स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ओनली। देखिए, और फॉर्मूले में साइन क्या है, नेगेटिव, लेकिन रिक्वायर्ड वर्ड है तो साइन में क्या चाहिए हम लोग को, पॉजिटिव। देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। ई फिफ्थ जब मुझे चाहिए तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, E 2.18 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18, Z की वैल्यू मेरी 1 रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन मेरा एलिमेंट है, अपॉन में 5 का स्क्वायर। इसी तरह से आपको जो एनर्जी है एक इंफिनिटी के ऊपर भी इस एनर्जी को निकालना है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में क्या आ जाएगा 18, अपॉन में क्या आ जाएगा इंफिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू में 1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इस पूरी वैल्यू को देखता हूं तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, जो एनर्जी आ गई इंफिनिटी की। तो जो डेल्टा ई जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, जो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, वो एनर्जी अब क्या रहेगी, ई इंफिनिटी से मेरे को ई फिफ्थ को क्या करना है, माइनस करना है। तो जो ई इंफिनिटी की मेरी वैल्यू आई है वो क्या आ रही है 0, और ई फिफ्थ की वैल्यू मेरी सॉल्व करके माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 25। यानी अगर आप देखें तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, क्या बन गया प्लस, तो मेरे पास में क्या बचा 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस में 18 अपॉन में 25। अगर आप देखें तो मेरा आंसर अब किस साइन के साथ आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आने लग रहा है। तो यहां से जब मैंने पूरी कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन के बाद मेरे पास में आ गया 0.0872 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 मेरे पास में मेरा आंसर आ गया जूल में, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या बोला है कि यू हैव टू कंपेयर योर आंसर, आप कंपेयर कीजिए आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। तो उसी चीज को अगर मुझे कंपेयर करना है तो इसी न्यूमेरिकल को मुझे फिर से वही चीज करनी पड़ेगी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू ई, मेरे पास क्या आ गया इंफिनिटी से, मेरे को क्या करना है ई फर्स्ट आ गया मेरे पास में। देखिए सेम वही चीज है मेरे पास, अलग से मैंने कुछ नहीं किया। तो इंफिनिटी के केस में वैल्यू क्या रही है 0, और 1 के केस में क्या बनेगा माइनस में 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से बन गया मेरे पास में माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, यानी आंसर क्या आ रहा है माइनस प्लस में 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 जूल पर एटम। अगर आप देखें तो अगर अब आप चेक करें तो दोनों आंसर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए किसका आंसर ज्यादा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का आंसर ज्यादा है क्योंकि वो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और फिफ्थ शेल तक जाते जाते एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होती जा रही है, होती चली जाएगी वहां पे, और माइनस साइन कम होगा लेकिन प्लस साइन की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि फिफ्थ लेवल पे मुझे एनर्जी क्या है, कम चाहिए इन कंपैरिजन टू फिफ्थ एनर्जी, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचाना है, एक्साइटेड स्टेट में। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ न्यूमेरिकल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों अब चलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, दैट इज 2.18 क्वेश्चन जो है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के बैक एक्सरसाइज से। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। कहता है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल, देखिए रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट। यानी एनर्जी की बात हो रही है कि कितनी एनर्जी चेंज होगी, और साथ ही साथ वेवलेंथ भी निकालना। चलिए उसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसी चीज को देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है 5, फिफ्थ की बात हो रही है और फर्स्ट की बात हो रही है, फिफ्थ की बात हो रही है एंड फर्स्ट की बात हो रही है, एनर्जी चेंज। लेकिन जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करी है वो इतनी है। देखिए जो 1 जॉल होता है इट इज अराउंड इक्वल इनटू में 10 रेज़ टू द पावर में -7 करूं देन इट इज इक्वल टू 1 अर्क। लेकिन इस बार मुझे क्वेश्चन में निकालना तो जॉल में है, लेकिन मुझे प्रोवाइड जो किया गया वो अर्क में प्रोवाइड किया गया। तो मैं अर्क को किस तरह से चेंज करूंगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास में 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 है, सॉरी मैं उल्टा लिख गया, यहाँ पे अर्क आएगा और यहाँ पे जॉल आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 रेज़ टू द पावर -7 से, नाउ इक्वल टू द जूल। आंसर इज 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18, ये मेरे पास में आ गया जूल में, जो मेरा आंसर है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए। अब हम लोग भी जानते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है EnF
वो क्या है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में z स्केयर अपॉन में क्या आएगा n स्केयर। दिस इज द फॉर्मूला। और देखिए मेरे पास तुम्हें दो ऑर्बिट हैं, एक है फर्स्ट और एक है फिफ्थ, तो मैं दोनों के लिए सोल्व करता हूँ एक एक करके। ई फर्स्ट के लिए निकालते हैं सबसे पहले। जब आप फर्स्ट के लिए सोल्व करेंगे तो माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट के लिए फर्स्ट का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन जब आप बात करेंगे फिफ्थ की, तो फिफ्थ के लिए वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, क्योंकि तो वो भी हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है। तो माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में क्या आ गया 25। इसको सोल्व करने के बाद में अपॉन में क्या आ गया 25। जब मैं इसको अब डिवाइड अब कर ले, चलो बाद में करेंगे। अब देखिए मेरे पास टोटल एनर्जी चेंज मुझे निकालना है, तो मैं क्या से करूंगा, ई फिफ्थ के अंदर से ई फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ई फिफ्थ कितना आ रहा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में क्या आ रहा है 25, ये आ गया माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में क्या आ गया 1 में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास में, ठीक है। तो अब आप देखिए इस तरह से, अब तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। 2.18 वैसे भी ये प्लस बनने वाला है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो आप यहाँ से माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को कॉमन निकाल लीजिए। अब आपके पास में जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचने वाला है यहाँ पे, कि यहाँ तो आ गया 1/25, ठीक है, यहाँ आ गया 1/25 विद माइनस साइन, और प्लस साइन के साथ आ गया मेरे पास में 1। तो जब मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया तो 2.18 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे नहीं, चलिए ऊपर सोल्व कर लेते हैं। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या थी कि 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और एलसीएम वगैरह लेके मेरे पास क्या बचा 24 अपॉन में 25। देखिए कितना सिंपल हो गया अब यहाँ से सोल्व करके। जब मैं इस वैल्यू को आगे पुट करता हूं तो अब आप खुद देखिए -18, ये मेरे पास में कितना बच रहा है 0.9 6 ये बचा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल। देखिए इतना एनर्जी का मेरे पास में आने लग रही है वैल्यू। अब इससे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है भाई, आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें। अब E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है h न्यू, और न्यू का फॉर्मूला कल भी बताया, मतलब लास्ट क्लास में बताया था, न्यू इज इक्वल टू क्या था c अपॉन लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा hc अपॉन में लैम्डा। तो अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो मैं लैम्डा इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू h अपॉन में c अपॉन में E। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8, और जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.09 इंटू 10⁻⁻18। तो ये कर लेते हैं हम लोग 10⁻⁻16, और ये 10⁻⁻ आ गया 8। ये ऑलमोस्ट मोटा मोटा देखें तो कल भी मैंने ऐसे ही किया था, 20 इंटू 10⁻⁻8 और 2.09 मेरे पास में नेट यहाँ पे बच गया है। जब मैं पूरी यहाँ से वेवलेंथ की अब वैल्यू को निकालूं तो अब ये पूरे पर्टिकुलरली तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका 9.9 तो नहीं, खैर हाँ 10 तो पूरा नहीं बनेगा, 9.8 मान लेते हैं मोटा मोटा इंटू 10⁻8, ठीक है। मीटर मेरे पास में आंसर आ गया किसका, वेवलेंथ का। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप सबको व्यूअर्स क्लैरिफाई हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर। अगर आप ध्यान दें फिर से वर्ड क्या है, रिक्वायर, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर से दो पार्ट में। पहले E इंफिनिटी निकालनी है, माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एज द एलिमेंट इज योर हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर।
अब अपॉन में इंफिनिटी है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होती है, 0। अब बात कर लेते हैं एनर्जी कौन से लेवल की बात की इसने, फॉर ग्राउंड स्टेट इज दिस required for the process, the ionization energy required for the hydrogen atom in ground state is this। तो ठीक है, इंफिनिटी के लिए आ गई। अब फर्स्ट लेवल के भी बात कर लेते हैं, माइनस में 2.18 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू में क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू में 2 टू द 4 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू 0 है। तो जो एनर्जी चेंज, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिक्वायर्ड आ रही है तो 0 माइनस माइनस में 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू में क्या आ जाएगा 4 प्लस में इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 मेरे पास में आने वाला क्या है जूल पर एटम। यानी मेरे पास में एनर्जी आ गई है, जो एनर्जी क्या लग रही है, एब्जॉर्ब होने लग रही है। आई होप ये चीज भी बहुत आसानी से आपको व्यूअर्स क्लैरिफाई हो गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के, बहुत थ्योरी से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन नंबर 2.56 एनसीईआरटी बुक का। फिर से देखिए, अब इसको आपने कैसे सोल्व करना है, देखिए बड़ा एक सिंपल सा वे है। फिर से ये हमें यहाँ क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ निकालना फ्रॉम द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस, इतना रेडियस एक ऑर्बिट का है और दूसरे का रेडियस इतना है, जो थोड़ा सा ज्यादा इसने खतरनाक कर दिया, क्योंकि एक पार्ट उसने नैनोमीटर में दिया और दूसरा पार्ट उसने पिकोमीटर में दिया। तो नैनोमीटर वाले को रेडियस 1 को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो रेडियस 1 जो है हमारा, वो उसकी वैल्यू है 1.3225। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1000 से ही डिवाइड कर देता हूँ। जब मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1322.5 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ये आ गया मेरे पास में, और साथ में क्या नैनोमीटर। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1322.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 को हटा के मैं इसको किस में चेंज कर देता हूँ, नैनोमीटर की जगह पिकोमीटर में। तो देखिए दोनों चीजें मेरी अब मैच कर गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आर एन एच का जो फॉर्मूला था मैंने जब ड्राइव करा था 52.9 इंटू में क्या था हमारे पास में एन स्क्वायर अपॉन में क्या था जेड। तो अब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले की, आर एन एच जिसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है 1322.5 इज इक्वल टू 52.9। बात करें तो ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की, तो ऑब्वियसली जेड की वैल्यू क्या रहने वाली है 1। ऑर्बिट हमें नहीं पता तो n1 की वैल्यू मान लेते हैं इसे। उसी तरह से एक और ये इक्वेशन 1 आ गई मेरी, इक्वेशन 2 एक और बन जाएगी 211.6 इज इक्वल टू 52.9 इंटू में मेरे पास आ गया n2 का स्क्वायर। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन 1 है और दूसरी क्या आ गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों को क्या करता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन में मेरे लिए कैलकुलेट करना ना चीजें थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। जब पूरा का पूरा डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1322.5 अपॉन में 211.6 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन में इज इक्वल टू क्या आ गया n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। इसको कैंसिल करें तो 6.25 के आसपास में मेरे पास जो आंसर है वो बन जाएगा डिवाइड करके। तो 6.25 आ गया n1 का स्क्वायर अपॉन में n2 का होल स्क्वायर। तो इसको रूट को इधर ले जाते हैं 6.25। अब मेरे लिए थोड़ा सा और आसान हो गया, n1 अपॉन में क्या आ गया n2 बन गया मेरे पास में। ठीक है, n1 अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में n2 बन गया मेरे पास में। तो इसकी जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी तो देखिए 25 इंटू 25 625 होता है। तो ये मेरे पास n1 अपॉन में n2 आ गया। थोड़ा सा अलग से टाइप में लग रहा है इसको सोल्व करना, कि थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा बन जाएगा 25 अपॉन में 10 इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2। ठीक है, अब सामने n1 अपॉन में n2 अगर मुझे 25 अपॉन में 10 लेके आना है तो मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू जो रहेगी 5/2 n1 अपॉन n2, यानी जो मेरे n1 की वैल्यू है वो है 5 और n2 की वैल्यू क्या है 2। n1 की वैल्यू क्या आ रही है 5 और n2 की वैल्यू क्या है 2। बस यहाँ से अब हो गया मेरे पास में न्यूमेरिकल सोल्व, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको रेड बॉक्स फॉर्मूला कराया था 1 अपॉन में z r z स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर।
अब लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर में आएगी, जेड की वैल्यू मेरा 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन में n1 की वैल्यू मेरी आ रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा केस जो है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, n1 n2 अभी आया है, तो जो हायर वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 5 और लोअर वैल्यू रहेगी आपकी 2, तो ये आ गया 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो गई वहाँ पे, ठीक है। बट आई होप ये चीज तो आपको भी क्लैरिफाई हो गया है, ठीक है। तो 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल 109677 इनटू में मेरे पास में जो बचेगा 1/4 माइनस में 1 अपॉन में 25, एलसीएम अगर हम लें तो 109677 इनटू में क्या आ गया मेरे पास में, मैं ऐसा या बढ़ गया मेरे पास में 100, तो 100 के ऊपर आ गया 25 माइनस में क्या आ गया 4, जब सोल्व करेंगे तो 1.09 मेरे पास बन जाएगा, 1.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस 5 इंटू में क्या बना मेरे पास में 21 अपॉन में क्या आ गया 100, तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन में लैम्डा, तो 100 आ गया तो 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये बन गया मेरे पास में अब 1 अपॉन में 1.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 21 इज इक्वल 1 अपॉन में लैम्डा। यहाँ से जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी मीटर्स में जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप सबको बहुत मॉडल और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और जो अभी तक के पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्लैरिफाई हो गए। अगर आपको क्लैरिफाई हो गया और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होंगे वहां पे, क्योंकि जो स्किल्स है मेरी वो उसी के अकॉर्डिंगली आगे मैं चेंज करूंगा। सो प्लीज डू गिव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल।